हेलो फ्रेंड्स, मैं आपका दोस्त राहुल राजपूत आपका स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल इरा स्टडी में। तो चलिए चलते हैं। आज का हमारा सेकंड लेक्चर है कंपनी लॉ का, जिसके अंदर हम यूनिट नंबर 2 कर रहे हैं और इसमें पढ़ेंगे मीनिंग एंड नेचर ऑफ कंपनी विथ एम्फेसिस ऑन इट्स एडवांटेज एंड डिसएडवांटेज, अदर फॉर्म्स ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन। देखो, एडवांटेज डिसएडवांटेज अलग अलग लेक्चर में कराऊंगा। आज का जो हमारा लेक्चर का टारगेट होगा वो टारगेट होगा ये, वो टारगेट होगा हमारा मीनिंग एंड नेचर ऑफ कंपनी। भाई कंपनी का मतलब क्या है, उसका नेचर क्या है, कैसे काम करता है और कहाँ मतलब है। तो देखो, बोला सेक्शन 1 कंपनी एक्ट 2013 के अकॉर्डिंग, सेक्शन 1 शायद मैं अभी लिख नहीं पा रहा हूँ, बट लिखने का भी यहाँ पे जुगाड़ बनाया है मैंने कि मैं लिख सकूँ। देखो ट्राई करता हूँ, ठीक है। चलो इसको शॉर्ट फॉर्म लिखते हैं। कंपनी को लिखा जाता है शॉर्ट फॉर्म में कंपनी एक्ट, कंपनी एक्ट ऑफ इंडिया ICA, है ना। कंपनी एक्ट 2013 नहीं हो पा रहा है ना, असुविधा के लिए खेद है। चलो पढ़ते हैं। तो आज का जो हमारा टारगेट है वो है मीनिंग ऑफ कंपनी एक्ट, कंपनी। तो बोला गया कि कंपनी का कंपनी एक्ट 2013 के अकॉर्डिंग सेक्शन 1 में शॉर्ट टाइटल एक्सटेंशन एंड कमेंसमेंट ऑफ एप्लीकेशन के बारे में बात करते हैं। अब देखो शॉर्ट टाइटल क्या है, तो बोलता है कंपनी एक्ट का सेक्शन 1 का सब सेक्शन, सेक्शन 1 का सब सेक्शन 1 कहता है दिस इज अ मे बी कॉल्ड टू कंपनी एक्ट। कौन कहता है? सेक्शन 1 का सब सेक्शन 1 कहता है कि इस एक्ट को द कंपनी एक्ट 2013 बुलाया जाएगा। बोला गया सेक्शन 1 का सब सेक्शन 2 कहता है इट इज द एक्सटेंड टू होल ऑफ इंडिया। देखो पहले जब होता था तो 2013 के टाइम पे जब ये था तो तब क्या था, ये होल ऑफ इंडिया एग्जाम होता था और एक्ट जितने भी होते थे तो क्या बोलते थे उसमें एक्सेप्शनल लग जाता था कि जम्मू एंड कश्मीर को छोड़कर। पर अब जम्मू एंड कश्मीर भी हमारा क्या है, इंडिया का पार्ट है। वहाँ पे सेक्शन वही 370 जो था हटा दिया गया, इस वजह से अब जितने भी कानून इंडिया के अंदर लगेंगे उसमें भी लगेंगे, ठीक है, होल ऑफ इंडिया। अगला लाइन क्या कहता है, सब सेक्शन 3 क्या कहता है दिस सेक्शन शैल बी कम इनटू फोर्स वंस रिमेनिंग प्रोविजन ऑफ दिस एक्ट शैल कम इनटू फोर्स ऑन सच डेट फर्स्ट एज शैल सेंट्रल गवर्नमेंट में बी बाय नोटिफिकेशन ऑफ ऑफिशियल गेजेट appointed to the different date may be appointed to the different provision of this act and any provision of commencement of this act shall be constructed as a reference to the coming into force of the provision। बोला गया कि जो है इसके जो कानून को जो पूरी तरीके से फोर्स में ला दिया गया है, और अगर कुछ भी ऐसा रहता है कि जो क्या कहते हैं बात लागू किया जाएगा या कुछ नई अमेंडमेंट, तो उसको किसलिए बोला, सेंट्रल गवर्नमेंट क्या करेगी, नोटिफिकेशन देगी और ऑफिशियल गैजेट के थ्रू नोटिफिकेशन देगी और उसमें वो होएगा, क्या कहते हैं, आ जाएगा लॉ के अंदर, ठीक है। बोला गया था प्रोविजन ऑफ दिस एक्ट शैल अप्लाई टू, क्या क्या अप्लाई होता है, कहता है कंपनी इनकॉर्पोरेट दिस एक्ट एज अंडर द प्रीवियस कंपनी लॉ। क्या बोला गया, इनकॉर्पोरेटेड अंडर दिस एक्ट और अंडर प्रीवियस। तो कंपनी जितने भी है ना इनकॉर्पोरेट किया जाए इस एक्ट में हो, मतलब कंपनी एक्ट 2013 में कंपनी बनाई गई हो या 1956 में बनाई गई हो या 1850 या उससे पुराने एक्ट में बनाई गई हो या 1913 के अंदर कंपनी एक्ट बनाई गई हो, उसमें भी ये सारी चीज़ें, ये सारे प्रोविजन अलाउ होगा। दिस प्रोविजन ऑफ दिस एक्ट शैल बी टू अप्लाई, कहता है इसके जितने भी प्रोविजन है इन सब पे ही अप्लाई होगा। पहला पॉइंट बोला गया। दूसरा पॉइंट बोलता गया इंश्योरेंस कंपनी एक्सेप्ट इनटू सो फार द सेड प्रोविजन एज इनकंसिस्ट विद द प्रोविजन ऑफ द इंश्योरेंस एक्ट 1938। देखो 1938 इसका ना एक चीज लिखी हुई है 4th of 1938। इसका मतलब हो गया जब इंश्योरेंस कंपनी एक्ट 1938 बनाया गया था ना सरकार, तो बोला गया 1938 में ये चौथा एक्ट था जो कि पास करके बनाया गया था, ठीक है, इसलिए 4 of 1938 लिखा हुआ। इसका 4 of 1938 का मतलब है कि इसको ये इसका सेंटेंस का मीन निकल के आता है। बोला गया और द इंश्योरेंस रेगुलेटरी एंड डेवलपमेंट अथॉरिटी एक्ट 1999 41 of 1999, मतलब बोला गया कि 1991 में 41वें नंबर पे था एक्ट जो ये पास करके बनाया गया था।
ठीक है, ये हो, इन पे भी कंपनी एक्ट लगता है। बोला गया बैंकिंग कंपनी एक्ट एक्सेप्ट इन सो फार द सेड प्रोविजन इनकंसिस्टेंट विद द प्रोविजन ऑफ द बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट 1949, 10th ऑफ द मतलब 1949 एक्ट में भी जो बनाया गया बैंकिंग कंपनी एक्ट, उसमें भी ये कंपनी एक्ट लगता है। ठीक है। डी, कंपनी इंगेज इन द जनरेशन ऑफ सप्लाई इलेक्ट्रिसिटी एक्सेप्शन, ठीक है, प्रोविजन अदर इनकंसिस्ट विद द प्रोविजन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी एक्ट 2003 में जो इलेक्ट्रिसिटी एक्ट बनाया गया उस पर भी लगता है। और इसके आगे मेन पॉइंट समझना, ई लाइन, ई पॉइंट में क्या बोला हो गया, बोलता है एनी अदर कंपनी गवर्न बाय द एनी स्पेसिफिक एक्ट, कोई भी ऐसी कंपनी जो कि किसी स्पेसिफिक एक्ट के द्वारा, स्पेशल एक्ट के द्वारा बनाया गया, द टाइम बीइंग फोर्स एक्सेप्ट इन सो फार एज द सेड प्रोविजन आर इनकंसिस्टेंट विद द प्रोविजन ऑफ सच स्पेशल एक्ट एंड सच बॉडी कॉर्पोरेट, अलग पॉइंट है तो उस पर भी लगेगा। बोला गया फिफ्थ पॉइंट है सच बॉडी कॉर्पोरेट इनकॉर्पोरेट बाय द एनी एक्ट for the time being in force, such central government may be notified specific in this behalf subject to such exception, modification, adaptation as may be specified in the notification। बोला गया अगर देखो जो भी स्पेशल एक्ट है उन पे भी कंपनी एक्ट लगता है, और क्या कहते हैं जो बैंकिंग के कंपनी एक्ट है उन पे भी कंपनी एक्ट फॉलो होता है। बट जब कहीं कोई भी एक्ट आपस में प्रिविल किया जाएगा तो जो स्पेशल एक्ट होगा ना उसकी सुनी जाएगी, वो जो कहेगा उसी, मान लो कोई कॉन्ट्रडिक्शन हुआ और कंपनी एक्ट किसी चीज़ को कह रहा है कि भाई ये चीज़ होनी है और बैंकिंग एक्ट बोले कि ये चीज़ नहीं होनी है, तो यहाँ पे बैंकिंग के द्वारा, बैंकिंग एक्ट के अंदर जो कंपनी इनकॉर्पोरेट किया गया, जो भी ऑर्गेनाइजेशन बनाई गई, उसमें जो बैंकिंग एक्ट बोलेगा ना और बैंकिंग सेक्टर के अंदर है तो वो जो कहेगा उसकी बात मानी जाएगी, कंपनी एक्ट को वहाँ पर बात नहीं मानी जाएगी। ठीक है। अगर कोई भी कॉन्ट्रोवर्सी होती है, कोई भी कॉन्ट्रोवर्सी करो, कोई भी आपस में बात डिस्प्यूट होती है तो वो करेंगे इस चीज़ को। ठीक है। अच्छा, अब बोला गया, अब चलते हैं, हमारा जो टॉपिक था मीनिंग ऑफ कंपनी। ये जो मैंने आपको बताया अभी तक, ये बताया कंपनी एक्ट कहाँ लगता है, कब लगता है, क्यों लगता है, कैसे लगता है। ठीक है। कंपनी एक्ट की बात करी जाए तो कंपनी एक्ट 29 अगस्त 2013 में इंडिया के अंदर आ गया था। ठीक है। 29 अगस्त 2013 के अंदर कंपनी एक्ट आ गया था। देखो एप्लीकेबल जो हुआ था ये 29 अगस्त से हुआ था। एप्लीकेबिलिटी यहाँ लिखी हुई है, देखो मैं कंपनी एक्ट ही ओपन करके दिखाता हूँ आपको। ये देखो कब इन फोर्स आया था कंपनी एक्ट, जब बात चली रही है तो मैं आपको बताता हूँ। ये देखो कंपनी एक्ट कब आया था, कंपनी एक्ट 2013, एप्लीकेबिलिटी हो गई थी, देखो एप्लीकेबिलिटी की तो बात आएगी यहाँ यार, ऊपर लिखा हो, ये रहा। कब आया, 29 अगस्त 2013 को कंपनी एक्ट इंडिया के अंदर फोर्सेबल हो गया था। जितनी भी इंडिया में रजिस्टर्ड कंपनी है इस एक्ट के अंदर या इससे पहले किसी भी एक्ट में रजिस्टर्ड किया गया था, ऑफिशियल गैजेट में 29 अगस्त को आ गया था। ठीक है। ये कंपनी एक्ट, जो वो लाइनें मैंने वहाँ से रखी हुई हैं वो सब लाइनें कंपनी एक्ट के बीआर एक्ट से है। ऐसा कुछ भी नहीं है कि मैंने अपनी तरफ से लाइनें डाली, सारी बीआर एक्ट में जो लाइनें लिखी हुई हैं वो डाली है मैंने, पूरे के पूरे पॉइंट एफ तक का, जो भी हमारा ये एफ तक का पॉइंट था ना पूरा उसके अंदर डाला हुआ है। ठीक है। चलो अब बात करते हैं मीनिंग की। किसकी बात करते हैं, मीनिंग की। बोला गया मीनिंग ऑफ कंपनी, मीनिंग ऑफ अ कंपनी, कहता है कंपनी इज अ लीगल एंटिटी। कंपनी क्या है, एक लीगल एंटिटी क्रिएटेड अंडर द कंपनी एक्ट 2013 टू कैरी आउट बिजनेस एक्टिविटी। इट हैज अ सेपरेट लीगल एक्सिस्टेंस एंड एंजॉय लिमिटेड लायबिलिटी, परपेचुअल सक्सेशन एंड देयर लायबिलिटी ऑन द प्रॉपर्टी इट इज अ नेम। देखो अगर कंपनी के फीचर्स की बात करी जाए ना तो याद रखना, जब अगर आपको डेफिनेशन अच्छे से याद है तो उसके फीचर्स अपने आप बना लोगे। ठीक है। कंपनी एक्ट की डेफिनेशन क्या कहती है, देखो कहता है कि भैया जनरल डेफिनेशन की बात कर रहा हूँ, कंपनी एक्ट क्या है, जो कि कंपनी एक्ट के अंदर 2013 में रजिस्टर्ड करेगी। ठीक है। जो कि लिमिटेड लायबिलिटी है, परपेचुअल सक्सेशन हो गया, लायबिलिटी ऑन प्रॉपर्टी ऑफ इट्स नेम, है ना, वो अपने नाम पे प्रॉपर्टी लायबल खरीद सकता है। ठीक है। चलो अब बात करते हैं डेफिनेशन अंडर द कंपनी एक्ट 2013। डेफिनेशन, कंपनी एक्ट का डेफिनेशन कहाँ दिया गया, सेक्शन 2 सबसेक्शन 20, सेक्शन 2 सबसेक्शन 20 के अंदर कंपनी एक्ट 2013 में कंपनी की डेफिनेशन दी गई।
ठीक है, अब समझना, जितने भी एक्ट हैं, जितने भी एक्ट 99% एक्ट, जहां मतलब मेरी नॉलेज के हिसाब से जितने भी एक्ट है सबकी जो डेफिनेशन होती है सेक्शन 2 में डिफाइन करी जाती है। हर एक कंपनी के जितने भी उसके अंदर वर्ड्स आएंगे, जैसे अब इसमें आएगा ना कंपनी का, या हम पब्लिक कंपनी की बात करेंगे, प्राइवेट कंपनी की बात करेंगे, स्मॉल कंपनी की बात करेंगे, होल्डर्स की बात करेंगे, शेयर होल्डर, तो इन जब सबकी डेफिनेशन की बात करेंगे कि कौन है होल्डर, कौन है शेयर होल्डर, शेयर्स क्या है, इक्विटी शेयर्स क्या है, कंपनी क्या है, प्राइवेट लिमिटेड कंपनी है, तो इनके जितने भी हम बात करेंगे, सबकी जब हम बात करेंगे तो इनके सबके डेफिनेशन जो होंगे सेक्शन 2 और उनके सब सेक्शंस में डिफाइन किया जाएगा। जैसे कि यहाँ पे सेक्शन 2 सब सेक्शन 20 में डिफाइन किया गया कंपनी का मतलब। बोलता है कंपनी क्या है, कंपनी मीन्स अ कंपनी, क्या लिखा हुआ है, कंपनी मीन्स अ कंपनी इनकॉर्पोरेटेड अंडर दिस एक्ट या अंडर एनी प्रीवियस कंपनी लॉ। इसका मतलब क्या है कि कहता कोई भी कंपनी जो इस एक्ट के अंदर रजिस्टर्ड है, इस एक्ट का मतलब, दिस एक्ट का मतलब, इस एक्ट मतलब 2013 एक्ट के अंदर रजिस्टर्ड कराया गया, मतलब 2013 के बाद रजिस्टर्ड कराया गया तो 2013 एक्ट में रजिस्टर्ड कराया, या उससे पहले मतलब 1956 कंपनी एक्ट के अंदर भी कंपनी अगर रजिस्टर्ड कराया गया है तो उसका मतलब भी क्या है, कंपनी ही है। कंपनी मीन्स ए कंपनी इनकॉर्पोरेटेड, इनकॉर्पोरेटेड मतलब रजिस्ट्रेशन करा के अपना क्या कहते हैं नाम लेना, ठीक है, इनकॉर्पोरेटेड अंडर दिस एक्ट या एनी अंडर प्रीवियस एक्ट। बहुत ही सिंपल सा डेफिनेशन है, बहुत ही सिंपल डेफिनेशन है। कंपनी मीन्स अ कंपनी इनकॉर्पोरेटेड अंडर दिस एक्ट या एनी प्रीवियस कंपनी लॉ। चलो देखो लीगल डेफिनेशंस क्या, देखो ये केस लॉ है सैलमन वर्सेस सैलमन एंड कंपनी लिमिटेड 1897 का केस। सैलमन वर्सेस सैलमन एंड कंपनी लिमिटेड एक बहुत ही इंपॉर्टेंट केस है। जब मैंने लास्ट लेक्चर कराया था उसमें भी ये आया था, जब हम बात इसकी हिस्ट्री की कर रहे थे, ठीक है, अभी भी आया है। इसमें भी सिंपल वही क्या केस का फैक्ट क्या है कि बोला गया है कि ये क्या है, सेपरेट फ्रॉम द इट्स शेयर होल्डर्स और प्रिंसिपल ऑफ कॉर्पोरेट पर्सनैलिटीज, है ना, इसके बारे में बात करी गई थी कि भैया कंपनी अलग है और कंपनी के शेयर होल्डर अलग है। इस केस का फैक्ट था। अगला केस है हमारा टाटा इंजीनियरिंग लोकोमोटिव कंपनी लिमिटेड वर्सेस स्टेट ऑफ बिहार 1964 का केस है। इसमें भी बात किसकी है, सेपरेट लीगल एंटिटी की। ये भी किसको बात कर रहा है, सेपरेट लीगल एंटिटी। सेपरेट लीगल एंटिटी में तो कंपनी अलग है और कंपनी के मेंबर्स अलग है, ठीक है। अब बात आती है हमारे पास नेचर ऑफ कंपनी। अभी तक हमने क्या पढ़ा, मीनिंग ऑफ कंपनी, अब हम पढ़ेंगे नेचर ऑफ कंपनी, है ना। आज का हमारा टारगेट भी ये था कि हमें जानना है कंपनी के मीनिंग के बारे में और नेचर के बारे में, एडवांटेज और डिसएडवांटेज हमारा नेक्स्ट क्लास होगा। वीडियो आपने यहाँ तक देखा है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए, और कोई भी कमी कुछ भी फॉल्ट लग रहा है कि हाँ वॉइस की दिक्कत आ रही है, वीडियो की क्लियरिटी दिक्कत नहीं आ रही है, समझाने में कंटेंट में बहुत कम कंटेंट लेके चल रहा हूँ, तो बताइए, कमेंट करके बताइए, ताकि मैं उसमें और ज़्यादा इंप्रूवमेंट करके आपके लिए ला पाऊँ, ठीक है। चलिए, बोला क्या नेचर ऑफ कंपनी, कंपनी का नेचर क्या होता है, तो देखो मैंने बोला था डेफिनेशन में ही सब कुछ है। एग्जाम के टाइम पे नेचर ऑफ कंपनी आए, फीचर ऑफ कंपनी आए, ठीक है, इसेंशियल ऑफ कंपनी आए। जब भी इसेंशियल ऑफ कंपनी की बात करी जाए, नेचर ऑफ कंपनी की बात करी जाए, फीचर्स ऑफ कंपनी की बात करी जाए, तो आप इसके अंदर के यही फीचर्स लिखेंगे जो मैं आपको बताने जा रहा हूँ। बोला गया सेपरेट लीगल एंटिटी, सेक्शन 9 कंपनी एक्ट 2013 सेपरेट लीगल एंटिटी की बात जो करता है, सेक्शन 9 कंपनी एक्ट 2013 करता है। अब बोलोगे भैया ऐसे कैसे प्रूफ कैसे करें, चलो देख लेते हैं। प्रूफ करने के लिए मैंने रखा हुआ सेक्शन 9 पे चलते हैं। फोर 5 6 7 ये देखो, अरे ये ज़्यादा नीचे आ गया, सेक्शन 67 आ गया भैया, 49 चलो 9 यहाँ से ले लेते हैं। ये देखो इफेक्ट ऑफ रजिस्ट्रेशन, इसमें बोला गया कि ये पूरा पढ़ते क्या कहता है, कहता है फ्रॉम द डेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन मेंशन इन द सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन सच सब्सक्राइबर टू बी मेमोरेंडम एंड ऑल अदर पर्सन एज मे फ्रॉम टाइम टू टाइम become a member of the company shall be body corporate by the name contained in the memorandum capable of accessing all the function of the incorporated company under this act and having perpetual succession with the power of to acquire, hold, to dispose of property both movable and immovable, tangible and intangible, to contract and sue be to sue
सू एंड बी सूड बाय सैड नेम। मतलब इसमें क्या बोला गया, परपेंचुअल सक्सेशन क्या बोला, दोनों अलग अलग हैं। क्या करा, कंपनी अलग है, कंपनी का बंदा अलग है, बोला ना इसने, बॉडी कॉर्पोरेट अंदर नेम ऑफ द कंटेंट मेमोरेंडम, दोनों के दोनों क्या बोला, उसने क्या बोला, अलग अलग है। तो ये उसके बारे में बोल रहा है। सेक्शन 9 बोल रहा है कि कंपनी इफेक्ट ऑफ रजिस्ट्रेशन, सेक्शन 9 कहता है जैसे ही कंपनी रजिस्ट्रेशन हो जाती है तो उसका इफेक्ट ये हो जाएगा कि मेंबर और कंपनी दोनों ही अलग अलग हो जाएंगे। मान लो मैं एक दुकान चला रहा हूँ, मेरी प्राइवेट लिमिटेड फर्म नहीं है, मेरी एक नॉर्मल छोटी सी दुकान है जो कि इंडिविजुअल और प्रोप्राइटर फर्म है। जैसे ही मैंने अपनी फर्म को क्या करा, कंपनी में रजिस्टर्ड करा लिया, जैसे ही मैंने कंपनी में रजिस्टर्ड करा लिया क्या होगा, कंपनी अलग मैं अलग, दोनों ही सेपरेट हो जाएंगे। वो अब कोई क्लेम होता है, कोई भी डिस्प्यूट होता है तो वो उस पर कोई केस कर सकता है, वो किसी पे केस कर सकता है, अपने नाम की प्रॉपर्टी खरीद सकता है, मतलब वो परपेंचुअल सक्सेशन हो गया। मैं कल को चला भी जाऊं, मर भी जाऊं, डेथ भी हो जाए मेरी, तो भी मेरी जो कंपनी होगी वो चलती रहेगी, क्योंकि उसको चलाने के लिए मेंबर चलते रहेंगे। तो बोला गया कि परपेंचुअल सक्सेशन है और इसकी सेपरेट लीगल एंटिटी है, वो और मैं दोनों ही अलग है। ठीक है, इफेक्ट ऑफ रजिस्ट्रेशन, इसलिए वहां पे मैंने जो रेफरेंस रखा है वो सेक्शन 9 का रेफरेंस रखा हुआ है। ठीक है, और बोला भी है ए कंपनी इज अ डिस्टिंक्ट आइडेंटिटी फ्रॉम द शेयर होल्डर एंड डायरेक्टर। कंपनी की जो होती है एक अपनी आइडेंटिटी होती है अपने शेयर होल्डर और अपने डायरेक्टर से। इट कैन ओन प्रॉपर्टी, उसकी अपनी प्रॉपर्टी ले सकता है, सू एंड बी सूड, सू मतलब वो केस कर सकता है, एंड बी सूड मतलब उस पर भी केस किया जा सकता है इन इट्स ओन नेम, वो अपने नाम से। एग्जाम्पल टाटा मोटर लिमिटेड, जैसे समझो, कहता है इफ टाटा मोटर फेस अ लॉ सूट इट्स शेयर होल्डर, है ना, ओनर्स आर नॉट रिस्पॉन्सिबल लेवल। अगर मान लो बोला गया कि अगर टाटा मोटर का एग्जांपल है, बोलता है टाटा मोटर एग्जांपल कोई लॉ सूट के अंदर आ गया तो उसके जो शेयर होल्डर जो होंगे ना वो इसको फेस नहीं करेंगे, वो उसके लिए रिस्पॉन्सिबल नहीं है। ठीक है, कंपनी रिस्पॉन्सिबल होगी, मतलब टाटा मोटर्स रिस्पॉन्सिबल होगा, उसकी प्रॉपर्टी लायबल होगी, या कल को कोई भी पेनल्टी या कोई भी सजा मिलेगी तो वो उसको मिलेगी। सेलमेंट वर्सेस सेलमेंट, देखो सेम वहीं पे आ गया, सेम केस लो। देखो ये केस लो इतना इंपॉर्टेंट है ना, आराम से कर सकते हो। सेपरेट लीगल एंटिटी में पहले आया था, तो जब मैं फीचर्स लिख रहा हूँ 20 मार्क्स का है तो मैं यहाँ पे लिख सकता हूँ। अगर नेचर ऑफ कंपनी पूछ गया, मार्क्स कम है तो मेरे को लिखने की जरूरत नहीं है, 20 मार्क्स का तो कंटेंट मेरे को बढ़ाना है तो मैं यहाँ पे लिख सकता हूँ। चलो, बोला गया परपेंचुअल सक्सेशन, सेक्शन 9 कंपनी एक्ट 2013। देखो सेपरेट लीगल एंटिटी तो इफेक्ट ऑफ रजिस्ट्रेशन सेक्शन 9 जो हमने पढ़ा, इफेक्ट ऑफ रजिस्ट्रेशन उसको पढ़ के बताया है ना, बट परपेंचुअल सक्सेशन तो वर्ड भी उस सेक्शन के अंदर यूज किया गया और बोला गया कि परपेंचुअल सक्सेशन है, मतलब दोनों ही अलग अलग हैं। सेक्शन 9 कंपनी एक्ट 2013, एक कंपनी कंटिन्यू टू एग्जिस्ट, कंपनी क्या होता है, कंटिन्यू चलता रहता है, इवन इफ शेयर होल्डर और डायरेक्टर डाई या लीव्स, मर जाए छोड़ के चले जाए, कंपनी चलती रहेगी। अ कंपनी इज नॉट अफेक्टेड बाय द डेथ, कंपनी कभी इफेक्टेड नहीं होगी किससे, डेथ थे, मतलब उसके मेंबर मर जाएं, डायरेक्टर मर जाएं, या एक कंपनी में चल रहे हैं 5 डायरेक्टर हैं, 5 ही मेंबर है और वो 5 ही मर जाएं, तब भी कंपनी चलती रहेगी, क्योंकि कंपनी को चलाने वाले उसके शेयर होल्डर्स हैं, वो 5 बंदे नहीं हैं। ठीक है, इंसॉल्वेंसी ऑफ इंसैनिटी ऑफ इट्स ओनर्स, बस। ठीक है, बोला गया एग्जांपल इन्फोसिस लिमिटेड, कहता है इन्फोसिस वाज फाउंडेड बाय नारायण मूर्ति एंड अदर्स। नारायण मूर्ति और अदर लोगों ने क्या करा, इन्फोसिस को फाउंड किया, बट इवन आफ्टर देयर रिटायरमेंट द कंपनी कंटिन्यू टू फंक्शन। भाई उनके रिटायरमेंट का टाइम हो गया, रिटायरमेंट ले लिया उन्होंने, फिर भी तो कंटिन्यू अपने फंक्शंस को काम कर रही है। यही है कि वो यही बात बताता है कि कंपनी का एक परपेंचुअल सक्सेशन है। ठीक है, केस लो है रिन्यूअल टैडमैन होल्डिंग्स प्ले लिमिटेड प्राइवेट लिमिटेड 1967। इसमें भी क्या था, एग्जिस्टेंस रिमेनिंग अनअफेक्टेड बाय द डेथ ऑफ इट्स मेंबर। क्या बता, ऑल द मेंबर ऑफ कंपनी डाई इन अ प्लेस क्रैश, प्लान क्रैश हो गया, जिसके अंदर क्या था, ये जो केस लो है रिनोयल टैडमैन होल्डिंग्स प्राइवेट लिमिटेड 1967 का केस लो है। इसके अंदर क्या होता है, सारे के सारे मेंबर क्या करा, डाई हो गए, मर गए, किसमें, प्लान क्रैश में, बट कंपनी कंटिन्यू टू एग्जिस्टेंस, कंपनी ने कंटिन्यू एग्जिस्टेंस करा और एग्जिस्टेंट रिमेनिंग अनअफेक्टेड बाय द डेथ ऑफ इट्स मेंबर। द कोर्ट ने रूल्ड किया कि कंपनी एग्जिस्टेंस करेगी, क्योंकि सारे के मर जाने से कंपनी बंद नहीं होती है। अगला पॉइंट था लिमिटेड लायबिलिटी,
सेक्शन 34 कंपनी एक्ट 2013। चलो सेक्शन 34 देखते हैं, रुको ऐसा रुको ना, 34 यहाँ जाकर सर्च मारते हैं, आ जाएगा। ये आ गया, यही है, क्रिमिनल लायबिलिटी फॉर मिस स्टेटमेंट इन प्रोस्पेक्टस। क्या बोला? क्रिमिनल लायबिलिटी फॉर मिस स्टेटमेंट इन प्रोस्पेक्टस। नहीं यार ये तो कुछ और है। हाँ सेक्शन 37 ये ना, 34 35, हाँ यही है। हमने क्या पढ़ा यहाँ? हमने पढ़ा कि भैया लिमिटेड लायबिलिटी होती है सेक्शन 34 के अंदर, लिमिटेड लायबिलिटी। बोला गया कंपनी एक्ट 2013 सेक्शन 34 बात करता है लिमिटेड लायबिलिटी। बोलता है शेयर होल्डर आर लायबल ओनली अप टू देयर इन्वेस्टमेंट अमाउंट इन द कंपनी। शेयर होल्डर कितने के लिए, किस लिए लायबल होता है? कि भैया जो भी आपकी लायबिलिटी है उतनी ही है जितना पैसा आपने इन्वेस्ट कर रखा है। कल को मैंने अडानी के अंदर पैसा लगा रखा है और अडानी डूब गई, तो ऐसा कोई मेरी पर्सनल प्रॉपर्टी लायबल होगी? सिर्फ उतना ही लायबल हूँ जितना पैसा मैंने मार्केट में कंपनी के अंदर लगा रखा है। कंपनी डूब जाएगी, मेरा पैसा डूब जाएगा। पर कल को कंपनी बहुत डूब जाए और वो अपने डेप्थ को पूरा नहीं कर पा रही, अपनी लायबिलिटी को पूरा नहीं कर पा रही, तो मेरी पर्सनल प्रॉपर्टी लायबल नहीं होगी। इसलिए बोला गया लिमिटेड लायबिलिटी। पर्सनल असेट्स कैन नॉट बी यूज टू बी पे अ कंपनी डेप्ट। रिलायंस लिमिटेड एग्जाम्पल इसका कहता है, रिलायंस लिमिटेड इनकर द लॉस, मुकेश अंबानी एज अ शेयर होल्डर डज नॉट हैव टू सू हिज पर्सनल वेल्थ टू पे द कंपनी डेप्थ। भाई फिर बोलूंगा कि जब क्वेश्चन ज़्यादा मार्क्स के आएंगे तो आप उसके अंदर ये भी चीज़ें लिख सकते हो। एग्जाम्पल के लिए एग्जाम्पल दिया गया। और तो और अगर देखो ये एग्जाम्पल लिख दो बेटर है। एग्जाम्पल से अगर ज़्यादा अच्छा आपको केस लो याद आ रहा है कि अरोमा सैल्मन वर्सेस सैल्मन कंपनी, एरोन सैल्मन वर्सेस सैल्मन एंड कंपनी लिमिटेड 1897, ये अगर केस लो याद आ रहा है ना तो उससे अच्छा तो कुछ है ही नहीं। ठीक है, नहीं यार तो आप एग्जाम्पल बना के लिख सकते हो। रिफंडिंग दैट द शेयर होल्डर एंड नॉट बी पर्सनली रिस्पॉन्सिबल फॉर द कंपनी डेप्थ। इसमें भी यही होता कि रिफंड किया गया था और बोला गया था कि कंपनी के शेयर होल्डर क्या होंगे और उनके लेवल सिर्फ अपने इन्वेस्टमेंट पर, अपनी शेयर होल्डिंग की वैल्यू तक हो सकते हैं, शेयर्स तक हो सकते हैं, उससे ज़्यादा पर्सनल लेवल नहीं होगा। बोला गया आर्टिकल लीगल पर्सन, आर्टिफिशियली लीगल पर्सन। कंपनी क्या है? एक आर्टिफिशियल लीगल पर्सन है। मतलब भैया तुम समझो, हमारा जन्म हुआ है बाय बर्थ, हमारा जन्म हुआ है बाय बर्थ, ठीक है। बट जो आर्टिफिशियल लीगल पर्सन का मतलब क्या है कि वो एक लीगल पर्सन है, वो सब कुछ कर सकता है, वोट नहीं दे सकता। वो सब कुछ कर सकता है, वोट नहीं दे सकता है। वो एक आर्टिफिशियल पर्सन है। मतलब सब कुछ का मतलब क्या? वो केस भी कर सकता है, उस पर भी केस किया जा सकता है। वो प्रॉपर्टी खरीद भी सकता है और अपनी प्रॉपर्टी को बेच भी सकता है। वो लोन भी ले सकता है और लोन भी दे सकता है। मतलब वो सारे कॉर्पोरेट वर्क करेगा। वो बस क्या नहीं कर सकता? एक वोट नहीं दे सकता है, बिकॉज वो एक आर्टिफिशियल पर्सन है। वो इनकॉर्पोरेटेड किया गया है अंडर द कंपनी एक्ट 2013 और हम क्या आते हैं? बाय बर्थ होता है हम लोग का। ठीक है, तो बोलेगा कंपनी इज क्रिएटेड बाय लॉ एंड इज रिकॉग्नाइज एज अ लीगल पर्सन। रिकॉग्नाइज किससे किया गया? एज अ लीगल पर्सन। इट हैज अ राइट एंड ड्यूटी बट कैन नॉट एक्ट ऑन इट्स ओन, है ना। कहता है इसके राइट्स हैं, ड्यूटी है, बट कैन नॉट एक्ट ऑन इट्स ओन। मतलब वो राइट्स एंड ड्यूटी वो खुद एक्ट नहीं करता। इट्स नीड टू डायरेक्टर एंड एम्प्लॉयज। उसके सारे एक्ट को एक्ट करने के लिए क्या होता है? डायरेक्टर होता है और क्या होते हैं? एम्प्लॉय होते हैं। ठीक है, एग्जाम्पल गूगल प्राइवेट लिमिटेड। कहता है गूगल लिमिटेड, देखो कंपनियों का नाम, मैं कुछ नाम चुन चुन के लेके आया हूँ आपके लिए कि नाम पढ़ो तो ध्यान रहे और एग्जाम्पल बिल्कुल फोकसली दिमाग में बैठ जाए आपके। बोलेगा गूगल इंडिया प्राइवेट लिमिटेड। बोलेगा गूगल इंडिया साइन कॉन्ट्रैक्ट ऑन असेट्स एंड कैन सू और बी सूड जस्ट लाइक अ पर्सन। सीधी सी बात है, उसने कोई कॉन्ट्रैक्ट साइन किया और कॉन्ट्रैक्ट में अगर किसी भी तरह का कोई भी डिस्प्यूट रहता है तो वो सू कर सकता है और उस पर भी केस किया जा सकता है। सू एंड बी सूड मतलब केस कर सकता है और केस किया जा सकता है एज अ पर्सन। इसका भी एक केस लो है। केस लो है 1963। क्या कहता है? असेट्स ट्रेडिंग कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया वर्सेस कॉमर्शियल टैक्स ऑफिसर। ठीक है, क्या था इसके अंदर जजमेंट? द सुप्रीम कोर्ट रूल दैट द कंपनी इज अ आर्टिफिशियल पर्सन बट डज नॉट हैव द फंडामेंटल राइट्स लाइक अ ह्यूमन। देखो मैं इस वीडियो में पूरे केस स्टडी को, पूरे केस में क्या हुआ था, कब हुआ था, क्या केस हुआ था, क्या कारण था, ये मैं नहीं बता पाता, क्योंकि अगर मैं ये सारी चीज़ बताऊंगा ना केस बहुत ही लंबा हो जाएगा, बहुत लंबा हो जाएगा। एक टॉपिक बहुत लंबा खिंच जाएगा और मैं जानता हूँ अगर मैंने ज़्यादा लंबा वीडियो बनाया तो आप लोग भी कहोगे यार बोर हो रहा हूँ।
तो मैं सिर्फ पॉइंट टू पॉइंट बात बता रहा हूँ, जहाँ लगता है चीज़ों को थोड़ा एक्सप्लेन करना है मैं एक्सप्लेन कर देता हूँ, ठीक है। बाकी केस लो एग्जाम्पल इसलिए रखे हुए हैं ताकि एग्जाम्पल आपके दिमाग में रहे। केस लो अगर याद आ जाए तो केस लो दिमाग में रहे, अगर एग्जाम्पल याद आ जाए तो एग्जाम्पल दिमाग में है, आप लिख सको, आपके पास लिखने के लिए कंटेंट्स हो। यहाँ पे टाइपिंग करके लिखी हुई है ना चीज़ें, इसलिए लग रहा है जब आप यही चीज़ अपनी हैंड राइटिंग से अपने एग्जाम पे लिखोगे ना तो ये बहुत बड़ा होगा। तो बहुत है इसके अंदर ना, कंटेंट बहुत है इसमें। चलो अब बताएं ट्रांसफेरेबिलिटी ऑफ शेयर्स, सेक्शन 44 कंपनी एक्ट 2013। देखो ये क्या सेक्शन 44 क्या कहता है, इसमें क्या कहता है सेक्शन 44, देखो हर बार तो मैं सेक्शन नहीं दसता, आप समझोगे सेक्शन 44 के अंदर डिफाइन किया, वहां से मैंने ये लाइन निकाली हुई। बोला कि ट्रांसपेरेंसी ऑफ शेयर्स, भैया कंपनी एक्ट क्या कहता है, कंपनी एक्ट 2013 क्या कहता है कि हम अपने शेयर को ट्रांसफर कर सकते हैं बिना किसी से परमिशन लिए। मेरे शेयर्स है, मैंने शेयर्स करा, मेरा एक फ्रेंड है अरुण, अगर मेरे शेयर्स अरुण को ट्रांसफर करने हैं तो मैं ट्रांसफर कर सकता हूँ, मुझे कंपनी से पूछने की जरूरत नहीं है, ठीक है, मुझे कंपनी से पूछने की जरूरत नहीं, मैंने अपने शेयर्स अरुण को बेच दिए, ठीक है। क्या बोला गया, शेयर ऑफ पब्लिक कंपनी कैन बी फ्रीली ट्रांसफर, पब्लिक कंपनी के शेयर है मेरे पास तो मैं फ्रीली ट्रांसफर कर सकता हूँ, पर अगर मैं किसी प्राइवेट कंपनी का शेयर होल्डर हूं तो मेरे को ट्रांसफर करने में रिस्ट्रिक्टेड होता है। कहता है दिस अलाउ इजी एग्जिस्टेंस टू इन्वेस्टर अट्रैक्ट मोर कैपिटल। सीधी बात है, ये इसलिए आया, ये कंपनी के अंदर फीचर्स इसलिए डाले गए जिससे कि ज़्यादा से ज़्यादा इन्वेस्टर कंपनी में आए और अपना पैसा इन्वेस्ट करें, ठीक है। जैसे HDFC बैंक लिमिटेड बोला गया इन्वेस्टर कैन बी बाय एंड सेल HDFC बैंक शेयर्स ऑन द स्टॉक एक्सचेंज विदाउट अफेक्टिंग द कंपनी ऑपरेशन, कंपनी के ऑपरेशन को बिना अफेक्ट किए वो बेच सकते हैं। कॉमन सील, कॉमन सील क्या होता है, देखो भाई हम लोग करते हैं साइन, वो लोग मारते हैं ठप्पा, देखा ना, पुष्पा, पुष्पा भाव ब्रांड है ब्रांड, तो वही वाला कंपनी का क्या होता है, कॉमन सील होता है ठप्पा। कहता है ऑप्शनल आफ्टर 2015 अमेंडमेंट, कहता है ये ऑप्शनल हो गया आफ्टर 2015 में, क्या हुआ एक अमेंडमेंट आया जो कि ऑप्शनल हो गया कि मार भी सकते हो नहीं मार सकते। तो कॉमन सील कहता है हर एक कंपनी के डॉक्यूमेंट्स पे कॉमन सील मैंडेटरी होता था। बोला गया अर्लियर कंपनी हैड टू बी यूज कॉमन सील ऑन ऑफिशियल डॉक्यूमेंट्स, ऑफिशियल डॉक्यूमेंट्स के अंदर नाउ है ना ऑथराइज डायरेक्टर सिग्नेचर इज एंजॉय। अब हम क्या कर सकते हैं, अगर नहीं भी है ना कॉमन सील, पहले क्या होता जितने भी ऑफिशियल डॉक्यूमेंट्स हैं सब पे कॉमन सील लगता था कंपनी एक्ट 2013 अकॉर्डिंग, पर 2015 में एक अमेंडमेंट आया और इसको ऑप्शनल कर दिया कि भैया या तो कंपनी सील लगाओ, नहीं भी सील है तो जो ऑथराइज डायरेक्टर है उसके साइनिंग को भी कंपनी सील की वैल्यू दी जाएगी, उसी को बोलते हैं कॉमन सील। एग्जाम्पल, कंपनी लाइक अ टाटा स्टील यूज issue digital signature, company like a Tata Steel issue digital signature instead of physically seal, मतलब फिजिकली सील को हटा के क्या करते हैं उसने डिजिटल सिग्नेचर इशू कर दिया। बोला गया सेपरेशन ऑफ ओनरशिप एंड मैनेजमेंट, ये क्या कंपनी में क्या होता है, सेपरेशन ऑफ ओनरशिप और मैनेजमेंट होता है। बोलता है शेयर होल्डर ओनर्स डू नॉट मैनेज द कंपनी डायरेक्टली, शेयर होल्डर होते हैं वो डायरेक्टली कंपनी को मैनेज नहीं करते। मैंने अडानी में पैसा लगा रखा है, मैंने टाटा में पैसा लगा रखा है, मैंने क्या कहते हैं अंबानी की कंपनियों में पैसा लगा रखा है, तो क्या मैं उनकी कंपनियों को मैनेज कर रहा हूँ क्या, नहीं नहीं। शेयर होल्डर मालिक तो है, अगर मैंने एक शेयर भी खरीदा तो उस कंपनी के लिए, उस एक शेयर के लिए मैं मालिक हूँ, पर मैं कंपनी को मैनेज नहीं कर रहा। इट इज़ रन बाय द बोर्ड ऑफ डायरेक्टर एंड प्रोफेशनल मैनेजर्स, जो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर होते हैं वही करते हैं और वही प्रोफेशनल मैनेजर ही इसको मैनेज करते हैं। एग्जांपल विप्रो कंपनी, कहते हैं कंपनी इज ओन्ड बाय द शेयर होल्डर बट मैनेज बाय अ प्रोफेशनल CEO एंड बोर्ड्स, तो जो भी CEO होता है ना, और जो बोर्ड्स होते हैं, जो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर बैठे होते हैं वो उसको मैनेज करते हैं। बोला गया फोर्स वर्सेस हार्बोटेल्स 1843, बोला द कोर्ट रूल द मैनेजमेंट डिसीजन आर द टेक बाय द बोर्ड ऑफ डायरेक्टर नोट अ इंडिविजुअल शेयर होल्डर। इसमें कोई केस हुआ था जिसके अंदर कोर्ट ने जजमेंट दी और बोला कि भैया जो कंपनी का जो भी मैनेजमेंट होगा वो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर लेंगे, ना कि एक इंडिविजुअल शेयर उसके डिसीजंस को लेगा। बोला गया कैपेसिटी टू सू एंड बी सूड, मतलब मैं बता चुका हूं, पहले भी कई बार बोल चुका हूं कि कैपेसिटी टू बी सू एंड बी सूड, मतलब कि भैया कंपनी के पास कैपेसिटी है कि वो किसी के खिलाफ भी केस कर सकता है और कोई भी कंपनी के ऊपर केस कर सकता है एनी डिस्प्यूट के अंदर। द कंपनी कैन बी फाइल लॉ सूट्स एंड बी सूड इन इट्स ओन नेम, अपने नाम पर। कहता टाटा सन्स वर्सेस क्रूज मिनिस्ट्री 1999, कहता था टाटा सन फाइल्ड अ केस अगेंस्ट इट्स
फार्मर चेयरमैन्स क्रूज मिनिस्ट्री चेयरमैन क्रूज मिनिस्ट्री फॉर मिसमैनेजमेंट के लिए उसने क्या करा, केस किया था कंपनी ने उसके ऊपर। ठीक है दोस्तों, ये जो हमारा टॉपिक रह गया। अब अगला एडवांटेज ऑफ कंपनी ओवर द बिजनेस फॉर्म्स, कहता है एडवांटेज ऑफ कंपनी ओवर द बिजनेस फॉर्म। ये हम नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे। ये यूनिट हमारा कम से कम 3 लेक्चर लेगा, एक यूनिट में जिसके अंदर मैंने मीनिंग और नेचर ऑफ कंपनी के बारे में बताया। आई होप मैंने प्रॉपर्ली डिटेल में बताया हुआ है, सबको समझ में आया होगा। कोई भी कमी कोई भी दिक्कत हो तो कमेंट करके बताइएगा। और यहां तक अगर वीडियो को देख रहे हैं ना मेरे भाई, तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों में शेयर करो, जिससे कि उनको हेल्प मिले उनके एग्जाम में पेपर नंबर 4001। जय हिंद, जय भारत।